नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में। तो जैसा कि कल आप लोगों ने यूपीएससी प्री 2025 का एग्ज़ाम दिया होगा, उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर जो है अच्छा गया होगा और आगे की तैयारी के लिए आप लोग प्रयासरत होंगे। साथ ही साथ बताना चाहेंगे इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बन सकते हैं, डेली करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं पिछले कुछ समय में, उन सभी खबरों को एमसीक्यू के माध्यम से और व्याख्या के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का उद्देश्य रहता है आरजीएस का। और इसी प्रयास में हम स्टैटिक जीके को भी इसमें शामिल करते हैं ताकि जब आप परीक्षा हाल में बैठे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टैकल कर सकें। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और कल जिन जिन अभ्यर्थियों ने यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम दिया है, कल के एग्ज़ाम में वो अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किस तरीके का पेपर रहा। कुछ ऐसे भी जीके थे जो प्रत्यक्ष रूप से इस जीके प्रोग्राम के मतलब करंट अफेयर प्रोग्राम के तहत कवर किए गए थे। तो आप अपना अनुभव शेयर कीजिएगा और क्या चाहते हैं आप, किस तरीके का इसमें सुधार चाहते हैं या कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हैं, तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। चलिए बहरहाल हम लोग बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आईएनएस बी कौंडिन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है और इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है। तो अभी जो है चर्चा में आईएनएस बी कौंडिन्य है और यह जो है भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों स्टेटमेंट, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो चर्चा में है आईएनएस बी कौंडिन्य। तो हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायन पोत कौंडिन्य को शामिल किया है। यह प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण पद्धति या टंकाई पद्धति का उपयोग करके बनाया गया पहला सिला हुआ जहाज है जो भूली हुई जहाज निर्माण तकनीकों को पुनर्जीवित करता है। आईएनएस कौंडिन्य के बारे में बात करें तो इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है और यह 2025 के अंत तक प्राचीन व्यापार मार्गों का पता लगाते हुए ओमान की ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेगा। तो ओमान आप लोग जानते होंगे, जब अरेबियन सी से निकलेंगे तो जो ओमान है वो अफ्रीका महाद्वीप का एक भाग है और वहाँ पर जो है ये जो पोत है ये पहुँचेगा कौंडिन्य। तो इसे भारतीय नौसेना संस्कृति मंत्रालय और गोवा स्थित एक जहाज निर्माण कंपनी के बीच त्रिपक्षीय समझौतों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। यह 5वीं शताब्दी के अजंता गुफा चित्रों में चित्रित एक जहाज के आधार पर बनाया गया एक सिला हुआ जहाज है। कौंडिन्य के बारे में बात करें तो यह एक प्रथम शताब्दी के भारतीय नाविक थे जिन्हें मेकांत डेल्टा तक नौकायन के लिए जाना जाता है। उन्होंने योद्धा रानी सोमा से विवाह किया और फुनान साम्राज्य आधुनिक कंबोडिया की सह स्थापना की, जो दक्षिणी पूर्व एशिया के शुरुआती भारतीय राज्यों में से एक था। आधुनिक कंबोडिया और वियतनाम के खमेर और चाम राजवंशों की उत्पत्ति इसी संघ से मानी जाती है। तो खमेर और चाम राजवंशों की उत्पत्ति इसी संघ से मानी जाती है। उनकी कहानी कंबोडियाई और वियतनामी स्रोतों में संरक्षित है, यद्यपि भारतीय अभिलेखों में नहीं है और उन्हें वैश्विक ऐतिहासिक प्रभाव वाली विदेशी यात्राएं करने वाला पहला भारतीय नाविक माना जाता है। भारतीय नौसेना के बारे में बात करें जिसमें आईएनएस कौंडिन्य शामिल हुआ है,
तो 1 मई 1830 को ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई और उसे लड़ाकू दर्जा प्राप्त हुआ, जिससे वह भारतीय नौसेना बन गई। 1858 में इसका नाम बदलकर हर मैजेस्टीज इंडियन नेवी कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने भगवान वरुण के वैदिक आह्वान सम नो वरुण को अपने प्रतीक आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया, जिसका अर्थ है हे वरुण आप हमारे लिए शुभ रहें। तो सम नो वरुण का अर्थ है हे वरुण आप हमारे लिए शुभ रहें। ये इसका आदर्श वाक्य है भारतीय नौसेना का। 31 अक्टूबर 1944 को पहली बार नौसेना दिवस मनाया गया। 1972 से नौसेना दिवस 4 दिसंबर को अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और कराची बंदरगाह मिसाइल हमले में 1971 के सफल नौसैनिक अभियानों के सम्मान में और युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। नौसेना में 3 कमान हैं, जिसमें से प्रत्येक एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के नियंत्रण में है। पश्चिमी मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है, पूर्वी मुख्यालय विशाखापत्तनम में अवस्थित है और दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में है। इसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो इसके सर्वोच्च कमांडर हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति तीनों ही सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गंगा नदी बेसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो NMCG की 63वीं बैठक हुई है और इसीलिए यह प्रमुख चर्चा का विषय है। NMCG बोले तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गंगा नदी बेसिन में भारत के 11 राज्यों का भाग शामिल है। साबरमती बेसिन गंगा बेसिन से अधिक जल संकटग्रस्त एकमात्र बेसिन है। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। गंगा नदी बेसिन भारत के 11 राज्यों को मिलाकर के बनता है और साबरमती बेसिन गंगा बेसिन से अधिक जल संकटग्रस्त एकमात्र बेसिन है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो NMCG यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 63वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई, जिसका मुख्य फोकस सततता यानी सस्टेनेबिलिटी और नवाचार इनोवेशन पर रहा। ये प्राथमिकताएं मिशन के मुख्य उद्देश्यों के अनुरूप गंगा बेसिन में जल गुणवत्ता सुधार, पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना और टिकाऊ शहरी जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। मुख्य स्वीकृत परियोजनाओं की बात करें तो आगरा में सीवरेज ढांचे का विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सीवेज प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 126.41 करोड़ की एक बड़ी परियोजना स्वीकृत की गई है। यह परियोजना डिजाइन बिल्ड ऑपरेट्स ट्रांसफर मॉडल के तहत कार्यान्वित की जाएगी, जिससे यह जल प्रदूषण को कम करने के लिए एक टिकाऊ और तकनीकी रूप से सक्षम समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। पर्यावरणीय प्रवाह मूल्यांकन की बात करें तो गंगा की सहायक नदियों में पर्यावरणीय प्रवाह को समझने और बढ़ावा देने हेतु 2 प्रमुख परियोजनाएं स्वीकृत की गई। कोसी गंडक और महानंदा नदियां, इसका बजट 6 करोड़ रुपए रखा गया। घाघरा गोमती नदी बेसिन, इसका बजट 8 करोड़ रुपए रखा गया। अपशिष्ट जल उपचार तकनीक अपनाया गया। तो घरेलू अपशिष्ट जल उपचार की गुणवत्ता और स्थिरता बढ़ाने के लिए जोकासु तकनीक और अन्य कॉम्पैक्ट प्लग एंड प्ले प्रणालियों पर आधारित एक परियोजना स्वीकृत की गई। उत्तराखंड में वेटलैंड संरक्षण अभियान चलाया गया। देहरादून जिले में स्थित रामसर घोषित असम वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2.47 करोड़ की मंजूरी दी गई है। गंगा नदी बेसिन के बारे में बात करें तो गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो देश के लगभग 27% भूभाग को कवर करता है। 11 राज्यों में फैला हुआ है। अब ये देखिए 27% भूभाग में फैला है, ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है। भारत की लगभग 47% जनसंख्या को सहारा देता है। बेसिन के क्षेत्र का 65.57% कृषि उपयोग में है और 3.47% जल निकायों से आच्छादित है।
यह भारत की कुल वर्षा का 35.5% प्राप्त करता है। फिर भी साबरमती बेसिन के बाद यह देश का दूसरा सबसे जल संकटग्रस्त बेसिन है। इसमें भारत के अन्य प्रमुख नदी बेसिनों की तुलना में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक वर्षा जल का केवल 39% ही उपलब्ध है। नमामि गंगे कार्यक्रम की बात करें तो नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह सरकार का 20,000 करोड़ बजट वाला प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना और उसका पुनरुद्धार करना है। तो इसके पहले भी अन्य प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए थे और जब वर्तमान की गवर्नमेंट आई है केंद्र में तो उन्होंने एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत नमामि गंगे के तहत जो भी इसके बेसिन क्षेत्र हैं उन्हें भी स्वच्छ रखना और पुनरुद्धार करना ये प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें जो नगरों से या औद्योगिक गतिविधि से जो प्राप्त अपशिष्ट हैं वो डायरेक्ट नदियों में न गिराया जाए, इसलिए एसटीपी का प्रावधान किया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रावधान किया गया है कि हर नदी के मुहाने पर एसटीपी लगाया जाएगा। तो ये नमामि गंगे जून 2014 में प्रारंभ किया गया था, जो अम्ब्रेला स्कीम है। गंगा पुनरुद्धार की दृष्टि में अविरल धारा, निरंतर प्रवाह और निर्मल धारा स्वच्छ प्रवाह की बहाली शामिल है। 7 IITs द्वारा एक विस्तृत गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना तैयार की गई है। यह योजना एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट को बढ़ावा देती है, जिसमें कई क्षेत्रों और एजेंसियों की भागीदारी होती है। चलिए हम लोग बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। तो बगलिहार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो चिनाब, पहला स्टेटमेंट कह रहा है चिनाब नदी पर स्थित यह बांध जम्मू कश्मीर के डोडा, जो अब रामबन जिले में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, यानी इस पर जो भी परियोजना लगाई जाती है वो बहते हुए जल में लगाई जाती है और यहाँ पर कोई बांध या रिजर्वायर नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करें बगलिहार बांध के बारे में। तो भारत ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित बगलिहार डैम से पाकिस्तान की ओर जाने वाली चिनाब नदी के पानी के प्रवाह को रोक दिया है, इसलिए चर्चा में है। तो बगलिहार बांध के बारे में बात कर लेते हैं, जिसने भारत ने जिसके पानी को रोका है। तो इसका स्थान क्या है? तो चिनाब नदी पर स्थित यह बांध जम्मू कश्मीर के डोडा, जिसे अब रामबन के नाम से जाना जाता है, जिले में स्थित है। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, यानी पानी का संग्रहण सीमित मात्रा में ही किया जाता है और बहाव को रोके बिना बिजली उत्पादन होता है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें इस बांध की, तो यह एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है जिसकी ऊंचाई 144.5 मीटर और लंबाई 363 मीटर है। बांध की कुल संरचनात्मक क्षमता 1.9 मिलियन घन मीटर है। इससे बनने वाली जलाशय लगभग 475 मिलियन घन मीटर जल संग्रह करने की क्षमता रखता है। बिजली उत्पादन संयंत्र की बात करें तो यह भूमिगत संयंत्र 221 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा और 51 मीटर ऊंचा है। विकास क्रम की बात करें तो इस परियोजना की योजना 1992 में शुरू हुई थी और 1996 में इसे स्वीकृति मिली थी। निर्माण कार्य 1999 में प्रारंभ हुआ था। इसे 2 चरणों में विकसित किया गया था। पहला चरण था 2004 में पूरा किया गया था, जो 450 मेगावाट के लिए था। दूसरा चरण भी 450 मेगावाट के लिए था, जो 10 अक्टूबर 2008 को पूरा हुआ था। इस प्रकार कुल स्थापित क्षमता 900 मेगावाट क्षमता की है। तो बगलिहार बांध पर जो चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 900 मेगावाट है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान की आपत्तियां और मध्यस्थता की बात करें तो पाकिस्तान इस पर आपत्ति जता रहा है
तो पाकिस्तान ने बगलिहार बांध की डिजाइन पर आपत्ति जताई है, विशेष रूप से अधिक जल संचयन, निचले स्तर के गेटेड स्पिलवे और प्रवाह नियंत्रण क्षमता को लेकर, जिससे भारत को चिनाब का पानी रोकने की शक्ति मिलती है। मामला 2005 में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को सौंपा गया, जिसने 2007 में फैसला सुनाया कि भारत परियोजना जारी रख सकता है, लेकिन बांध की ऊंचाई, जल संचयन और इनटेक की स्थिति में संशोधन करना होगा। विशेषज्ञ ने गेटेड स्लिपवे की अनुमति दी, जिससे भारत को सीमित प्रवाह नियंत्रण और तलछट प्रबंधन की सुविधा मिली, परंतु संधि का मूल संतुलन बना रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अभी जो है एक नई तितली के बारे में जानकारी मिली है। तो यूथालिया मलक्काना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये उसी संदर्भित है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले में यूथालिया मलक्काना नामक एक नई तितली की खोज हुई है। तो चलिए इसी संदर्भित यह प्रश्न है। तो इसे पहले यूथालिया एडोनिया की उपप्रजाति माना जाता था और यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं बताना है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर हमारा डी है। तो भारत के तितली परिवार को मिला एक नया सदस्य और ये रही खूबसूरत सी तितली, आप लोग देख सकते हैं। तो हालिया खबरों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले में यूथालिया मलक्काना की पुष्टि के साथ भारत के तितली परिवार में एक उल्लेखनीय नया सदस्य जुड़ गया है। यूथालिया मलक्काना के बारे में बात करें तो यूथालिया मलक्काना को पहले यूथालिया एडोनिया की उप प्रजाति माना जाता था, लेकिन अब इसे एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, जैसे उत्तरी थाईलैंड, मलय प्रायद्वीप और सुंडा द्वीप समूह। यह भारत में इस प्रजाति का पहला निश्चित रिकॉर्ड है जो फोटोग्राफिक और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस द्वारा समर्थित है। विशेषताओं की बात करें तो नर तितलियों के अग्र पंखों पर नीले रंग के विशिष्ट धब्बे होते हैं, जबकि मादा में ये धब्बे बड़े होते हैं। पिछले पंखों पर लाल धब्बों की कमी होती है, जो इसे यूथैलिया लुबेंटिना जैसी संबंधित प्रजातियों से अलग करता है। बता दें कि यह खोज ई मलक्काना के ज्ञात क्षेत्र को भारत ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र तक विस्तारित करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें तो FRI टूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो साइबर अपराध से निपटने के लिए एक टूल इजाद किया गया है, FRI टूल, और उसी संदर्भित यह प्रश्न है। तो कंप्यूटर का ऐसा नेटवर्क है जिसे दूर बैठे हैकर्स द्वारा बाह्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। बॉटनेट भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या हैं? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए बात करें तो FRI टूल का हुआ शुभारंभ हाल ही में दूरसंचार विभाग यानी DOT ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI की घोषणा की है। यह एक नया बहुआयामी विश्लेषणात्मक उपकरण है। इसे एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है ताकि साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए उन्नत कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के साथ वित्तीय संसाधनों की मदद की जा सके। FRI टूल के बारे में बात करें तो FRI बैंकों, UPI सेवा प्रदाताओं और वित्तीय संसाधनों के साथ बेहतर खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है, जिससे साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध से निपटने में मदद मिलती है। यह एक जोखिम आधारित मीट्रिक है जो मोबाइल नंबर को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: वित्तीय धोखाधड़ी का मध्यम, उच्च एवं बहुत उच्च जोखिम। ये 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। इस कदम से बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और UPI सेवा प्रदाताओं को प्रवर्तन को
प्राथमिकता देने और मोबाइल नंबर के उच्च जोखिम की स्थिति में अतिरिक्त ग्राहक सुरक्षा उपाय करने में मदद मिलेगी। साइबर अपराध के बारे में बात कर लें तो साइबर अपराध को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां कंप्यूटर अपराध का माध्यम होता है या अपराध करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य सूची के अंतर्गत आती है। इसमें अवैध या अनधिकृत गतिविधियां शामिल हैं जो विभिन्न प्रकार के अपराध करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती हैं। साइबर अपराध में अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह व्यक्तियों, संगठनों के साथ साथ सरकारों को भी प्रभावित कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसका प्रयोग किसी ऑनलाइन सेवा को अनुपलब्ध बनाने और विभिन्न स्रोतों से वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक के माध्यम से नेटवर्क को बाधित करने के लिए किया जाता है। तो ये एक प्रकार है साइबर अपराध के प्रकार। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी जो भी आपका डेटा मौजूद है इंटरनेट पर उसे बाधित कर देना। बॉटनेट दूसरा है। तो यह कंप्यूटर का ऐसा नेटवर्क है जिसे दूर बैठे हैकर्स द्वारा बाह्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। रिमोट हैकर्स या तो स्पैम भेजते हैं या इन बॉटनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों पर हमला करते हैं। साइबर स्टॉकिंग एक प्रकार होता है। तो इस प्रकार के साइबर अपराध में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल होता है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः साइबर स्टॉक किसी उपयोगकर्ता को डराने के लिए सोशल मीडिया, वेबसाइट और सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। फिशिंग एक प्रकार है। तो यह एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जिसका उपयोग अक्सर उपयोगकर्ता का डेटा चुराने के लिए किया जाता है, जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड नंबर शामिल होते हैं। ऐसा तब होता है जब एक हमलावर एक विश्वसनीय संस्था के रूप में किसी पीड़ित को ईमेल, त्वरित संदेश या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से टेक्स्ट संदेश के माध्यम से धोखा देता है। पहचान की चोरी, आइडेंटिटी ऑफ थेफ्ट, यह साइबर अपराध तब होता है जब कोई अपराधी किसी उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर लेता है जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रतिष्ठा धूमिल करने या फिरौती मांगने की कोशिश करता है। तो ये कुछ प्रकार थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भारत का प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थान है जो ध्रुवीय दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है कि इसे पहले राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCAOR के नाम से जाना जाता था। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है या हैं? तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस संदर्भ में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सही नहीं है यानी गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। न तो एक सही नहीं है यानी गलत है और न ही दो। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हालिया खबरों के अनुसार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। तो सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया, किसने किया? जितेंद्र सिंह ने किया। कहाँ पर किया है? गोवा में। कब किया है? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के बैठक में, जो भारत में अपनी तरह के प्रथम और विश्व में कुछ गिने चुने केंद्रों में से एक है। यह एक नए केंद्र NCAOR को मौसम के पैटर्न के अध्ययन में और जलवायु संबंधी चिंताओं को दूर करने में सक्षम बनाएंगे। बता दें कि इन केंद्रों का उद्घाटन NCAOR की रजत जयंती के अवसर पर हुआ है, जिसमें भारत की ध्रुवीय महासागर अनुसंधान उपलब्धियों के 25 वर्षों पर प्रकाश डाला गया है, इसलिए रजत जयंती मनाई जा रही है। पोलर भवन की बात करें तो यह राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCAOR परिसर की सबसे बड़ी इमारत है। यह 11,378 वर्ग मीटर में फैला है। इसे 55 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, वैज्ञानिकों के लिए 55 आवास इकाइयाँ, सम्मेलन और सेमिनार हॉल,
एक पुस्तकालय और एक कैंटीन है। यह साइंस ऑन स्फीयर प्लेटफार्म पर भी घर है। जलवायु और पृथ्वी प्रणाली डेटा प्रदर्शित करने के लिए एक अत्याधुनिक 3D विजुअलाइजेशन सिस्टम और जल्द ही भारत का पहला ध्रुवीय और महासागर संग्रहालय भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। सागर भवन के बारे में बात कर लें तो सागर भवन 1772 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसके निर्माण की लागत 13 करोड़ रुपए है। इसमें 30 डिग्री सेल्सियस आइस कोर स्टोरेज और +4 डिग्री सेल्सियस सैंपल प्रिजर्वेशन यूनिट के साथ अल्ट्रा लो टेम्परेचर प्रयोगशालाएं शामिल है। इस भवन में 29 विशेष कमरे हैं, जिसमें ट्रेस मेटल और आइसोटोप अध्ययन के लिए क्लास 1000 क्लीन रूम भी शामिल है। राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह भारत का प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थान है, जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इसे पहले राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता था। यह भारत में ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर वैज्ञानिक अनुसंधान के संपूर्ण दायरे के नियोजन, संवर्धन, समन्वय और क्रियान्वयन के साथ साथ संबद्ध रसद गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी है। यह भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान बेस मैत्री और भारतीय अंटार्कटिक बेस हिमाद्री का प्रबंधन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह गोवा राज्य में स्थित है मुख्यालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो अभी जो है यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के मध्य एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें चागोस द्वीप को मॉरिशस को दिया गया है यूनाइटेड गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन उसके कुछ द्वीप पर अभी भी यूनाइटेड किंगडम डियागो द्वीप पर डियागो गार्सिया द्वीप है, वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और यूएसए का सैन्य ठिकाना अभी बना रहेगा, तो इसलिए यह चर्चा में है। तो चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में अवस्थित है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरिशस के मध्य एक ऐतिहासिक समझौते के अनुसार चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित कर दी जाएगी। हालांकि इस द्वीप समूह का हिस्सा डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा कम से कम अगले 99 वर्षों तक बना रहेगा। दशकों पुराने क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने में यह समझौता उल्लेखनीय है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे के भविष्य को सुरक्षित करता है। भारत ने इस द्वीप समूह से संबंधित कानूनी विवाद में मॉरिशस का समर्थन किया है। चागोस द्वीप समूह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो चागोस द्वीप समूह में 58 एटॉल शामिल हैं। एटॉल क्या होते हैं? जब कोरल रीफ जो है किसी द्वीप समूह को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है, और समुद्र का जल स्तर ऊपर आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं एटॉल। आप लोगों ने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एटॉल 58 एटॉल शामिल हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में चागोस द्वीप समूह सहित मॉरिशस फ्रांस का उपनिवेश बन गया और नारियल के बागानों की स्थापना की। बागानों में काम करने के लिए अफ्रीका से दासों को लाया जाता था। बाद में अंग्रेजों ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। चागोस द्वीप समूह के सबसे बड़े एटॉल दक्षिणी पूर्व में स्थित डिएगो गार्सिया तथा उत्तर में स्थित परोस, बानहोस और सालोमन द्वीप है। वर्ष 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का गठन किया, बायोट का, जिसमें चागोस द्वीप समूह एक केंद्रीय हिस्सा था। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए चागोस द्वीप समूह को हिंद महासागर में स्थित ब्रिटिश उपनिवेश मॉरिशस से संबद्ध कर दिया गया था। हालांकि वर्ष 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने पर चागोस को ब्रिटेन के साथ ही रखा गया। वर्ष 1976 में सेशल्स को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और इसे कुछ अन्य बायोट द्वीप समूह सौंप दिए गए। मॉरिशस द्वारा चागोस
पर संप्रभुता के अधिकार संबंधी मुद्दा की बात करें तो वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से चागोस द्वीप समूह की कानूनी स्थिति की जांच का अनुरोध करने के लिए मतदान किया था। 2 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यूनाइटेड किंगडम से 6 महीने के भीतर इस क्षेत्र से बिना शर्त और औपनिवेशिक प्रशासन वापस लेने की मांग की गई। अधिकांश देशों सहित भारत ने वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के पक्ष में मतदान किया। यूके मॉरिशस संधि का महत्व की बात करें तो मॉरिशस अब डिएगो गार्सिया के अलावा चागोस द्वीप समूह के द्वीपों पर पुनर्वास के कार्यक्रम को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। ब्रिटेन ने चागोस वासियों के लाभ के लिए एक नया ट्रस्ट फंड बनाने का भी वादा किया है और डिएगो गार्सिया विवाद का सफल समाधान एक स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत के प्रति पश्चिमी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। भारत ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मुखरता के बीच मॉरिशस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया है। इस वर्ष की शुरुआत में पश्चिमी हिंद महासागर में मॉरिशस के अगालेगा द्वीपीय क्षेत्र में भारत ने हवाई पट्टी व एक जेटी का उद्घाटन किया गया था। अब ये देख लिए चागोस द्वीप की अवस्थिति, तो ये मालदीव है, ठीक है, और ये भारत है अपना प्यारा सा, इंडियन ओशन में अवस्थित है, और ये मॉरिशस है, ठीक है। तो इसी को ये अधिकार मिल गया है, संप्रभु हो गया है मॉरिशस के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अभी जो है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन्य जीव गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इस वजह से यह चर्चा में है और यह एक समृद्ध पारिस्थितिक आश्रय स्थल के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। तो प्रश्न की ओर बढ़ें तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। आप लोगों को पता होगा टाइगर रिजर्व 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं पूरे भारत में। 58वां कौन सा है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो अभी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। यह रिजर्व के समृद्ध पारिस्थितिक आश्रय स्थल में परिवर्तन को दर्शाती है। यूएसटीआर की बात करें यानी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की, तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों में स्थित है। गठन उदंती और सीता नदी वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर किया गया था। 3 प्रमुख नदियों जैसे महानदी, सीता नदी और उदंती का स्रोत है। रिजर्व के घने जंगल प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं और वर्षा जल का भंडारण करते हैं और जैव विविधता के साथ कृषि को भी बढ़ावा देते हैं। पारिस्थितिक विविधता भी है, इसमें साल वृक्षों सहित विभिन्न प्रकार के वन शामिल हैं। एशियाई जंगली भैंसा इस रिजर्व में पाया जाने वाली एक प्रमुख संकटग्रस्त प्रजाति है। बाघ के अलावा अन्य प्रजातियों में भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, सुस्त भालू और चूहा और हिरण भी शामिल हैं। सामरिक वन्यजीव गलियारा की बात करें तो यूएसटीआर एक प्रमुख बाघ गलियारे के रूप में कार्य करता है, जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जंगलों और छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व को उड़ीसा के सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ता है। यह संबंध राज्य की सीमाओं के पार आनुवंशिक विविधता और लंबी दूरी के पशु आवागमन का समर्थन करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो मंडल बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो झारखंड राज्य में अवस्थित है मंडल बांध और यह उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल। तो हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो झारखंड सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व
में मंडल बांध के जलमग्न क्षेत्र में स्थित 7 गांवों को स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है, इसलिए यह चर्चा में है। तो मंडल बांध परियोजना के बारे में बात करें तो मंडल बांध झारखंड के गढ़वा, लातेहार और पलामू जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए पलामू टाइगर रिजर्व में उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। इस परियोजना की परिकल्पना कई दशक पहले की गई थी, लेकिन स्थानीय विरोध, पुनर्वास एवं पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर आम सहमति के अभाव के कारण यह अक्रियाशील रही। मंजूरी में तेजी लाने के लिए वर्ष 2015 में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद इस परियोजना को नई गति मिली। इस परियोजना से पलामू टाइगर रिजर्व को लाभ होगा, क्योंकि खाली की गई भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिससे एक बड़ा जल निकाय बन जाएगा, जो जिलों में मानव पशु संघर्ष की लगातार समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। गांवों का पुनर्वास कुटकू, भजना, खुरा, खैरा, सनैया, कैमो और मेराल सहित 7 गांवों को स्थानांतरित किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 1 एकड़ जमीन और 15 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्थितियां प्रदान करने के लिए स्थानांतरित क्षेत्रों को एक मॉडल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पुनर्वास हो रहा है ये अच्छे तरीके से हो रहा है कि जो भी परिवार के लोग हैं उनको 1 एकड़ ज़मीन और 15 लाख का मुआवजा मिलेगा। तो ठीक ठाक है, आप इसमें संतोष कर सकते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के पश्चिमी लातेहार जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू टाइगर रिजर्व के 226.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है, जो कुल 1129.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। परियोजना क्षेत्र में मुख्य रूप से साल वन, मिश्रित पर्णपाती वन और बांस के वृक्ष हैं। यह रिजर्व क्षेत्र 3 महत्वपूर्ण नदियों कोयल, बुरहा और औरंगा का जलग्रहण क्षेत्र है। इसका गठन वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किया गया था और यह परियोजना के प्रारंभ में देश में स्थापित पहले 9 बाघ रिजर्वों में से एक है। यह वर्ष 1932 में पद चिन्ह के आधार पर बाघों की गणना करने वाला विश्व का पहला अभ्यारण्य था। प्रमुख प्रजातियों में बाघ, हाथी, तेंदुआ, ग्रे भेड़िया, गौर, सुस्त भालू, 4 सींग वाला मृग, भारतीय रतल, भारतीय उदबिलाव और भारतीय पेंगोलिन शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो विश्व कछुआ दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो विश्व कछुआ दिवस हर वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कछुओं और कछुओं के निवास स्थानों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 2000 में अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टार्टाइज रेस्क्यू द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तो आपको बताते चलें, विश्व कछुआ दिवस के संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो विश्व कछुआ दिवस हर वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कछुओं और कछुओं के निवास स्थानों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्व कछुआ दिवस के इतिहास की बात करें तो 2000 में अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टार्टाइज रेस्क्यू द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य कछुओं और उनके निवास स्थानों के संरक्षण के लिए लोगों को शिक्षित करना और जागरूकता फैलाना है। कछुओं के महत्व की बात करें तो प्राचीन जीव हैं। कछुए लगभग 200 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर हैं। प्रजातियां की बात करें तो विश्व में लगभग 300 प्रजातियां हैं, जिनमें से कई संकटग्रस्त हैं। पर्यावरणीय भूमिका की बात करें तो कछुए जो है समुद्र तटों को साफ रखने और पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। कछुओं के प्रमुख खतरे क्या क्या हैं? तो अवैध व्यापार होता है। मांस, खोल और त्वचा के लिए अवैध रूप से व्यापार किया जाता है। निवास स्थान का विनाश यानी शहरीकरण और प्रदूषण से उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन यानी तापमान में वृद्धि उनके जीवन चक्र को प्रभावित करती है। आप लोगों ने सुना होगा ऑलिव रेटिले कछुए के बारे में। तो ऑलिव रेटिले कछुए जो है जब उड़ीसा के तट पर आता है तो टेम्परेचर के द्वारा उसका जो है लिंग निर्धारण होता है। प्रजनन के लिए आता है, अंडे देता है। अधिक टेम्परेचर होने पर ज़्यादा
मादाएं होती हैं और टेम्परेचर कम होगा तो नर की संख्या अधिक होती है। तो टेम्परेचर द्वारा उनका लिंग का निर्धारण होता है। तो ये जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारक है उनके खतरों में। साथ ही साथ जो फिशिंग होती हैं, अवैज्ञानिक तरीके से फिशिंग जो होती है, जैसे नायलॉन का जो जाल जो है मछुआरे प्रयोग करते हैं, तो अगर वो फट गया समुद्र के किनारे तो वो समुद्र में ही छोड़ देते हैं, उसमें कछुए भी आकर के फंस जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसे भी अब रोका जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रमुख खतरे हैं। तो इसमें अवैज्ञानिक मत्स्यायन भी लिख सकते हैं कछुओं के खतरे को लेकर के। भारत में कछुओं की स्थिति की बात करें तो प्रजातियां भारत में ओलिव रेडले, ग्रीन टर्टल, लागर हेड, हॉक्सबिल और लेदर बैक जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। संरक्षण प्रयास की बात करें तो गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य जो उड़ीसा में है, यहाँ पर ओलिव रेडले कछुओं के लिए प्रमुख प्रजनन स्थल है। हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो है जागरूकता फैलाएं, कछुओं के संरक्षण के महत्व को साझा करें, स्थानीय प्रयासों में भाग लें, कछुओं के संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हों, प्राकृतिक आवास की रक्षा करें, समुद्र तटों और जल निकायों को स्वच्छ रखें और वैज्ञानिक तरीके से मत्स्यायन को बढ़ावा दें। तो हम ये सब विभिन्न कार्य कर सकते हैं कछुओं के संरक्षण के संदर्भ में, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पसंद आया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें ढूंढ कर आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।